चलिए, गुड इवनिंग, है ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमी की, और इकोनॉमी में हम लोग अभी तक के पहले हम लोग अर्थव्यवस्था का एक नॉर्मल वर्गीकरण और बेसिक्स देख चुके थे। उसके बाद में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखे। कितने क्षेत्र होते हैं? 3। वैसे तो 5 बताए मैंने आप लोगों को, और 2 भी बताए थे, ठीक है। मेनली 3 ही होते हैं। फिर हम लोगों ने उसके बाद में यहाँ पर बात की राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय जो चैप्टर था उसमें हमने स्टार्टिंग जो की जीडीपी से की थी, याद आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने जीएनपी को पढ़ा। जीएनपी पढ़ने के बाद में हम लोगों ने देखा कि मूल्यह्रास एक कुछ होता है, पता ही होगा। मूल्यह्रास जब हम लोग घटा देते हैं जीडीपी में से तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? जीएनपी। फिर से सोचिए, जीडीपी में से मूल्यह्रास जब घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एनडीपी, ठीक है। जी को एन कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं है। और जीएनपी में से जब घटा देते तो एनएनपी प्राप्त हो जाता है। फिर हम लोगों ने बाजार मूल्य के बारे में बात की, साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात की। हम लोगों ने यहाँ पर करंट प्राइस के बारे में बात की, और एक बेस यानी आधार मूल्य, उसके बारे में स्थिर मूल्य के बारे में बात की। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, और राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां देखी हम लोगों ने 3। इतना यहाँ तक कल देख लिया था। कल हम लोगों ने एक टॉपिक यहाँ स्टार्ट किया था आरबीआई वाला, ठीक है। परंतु इस टॉपिक का एक छोटा सा जो पार्ट है राष्ट्रीय आय वाला, वो हमारा छूट गया था, वो आज हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान। समझ पा रहे हैं? बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, और इसके अंदर हम लोग जो आज का हमारा आरबीआई वाला टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी पे हम लोग आ गए थे कल, याद आ रहा हूँ आप लोगों को। आरबीआई के हम लोगों ने कार्य देखे थे और उसमें ही मौद्रिक नीति पे आ गए थे। पर इसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके चलना चाह रहा हूँ, है ना, 15 मिनट पीछे उस क्लास से। 15 मिनट पीछे इसलिए लेके चलना चाह रहा हूं कि हम लोग देखेंगे कि हमारी राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम जो है हमारी, उसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कौन सा है। तो यहां पर हमारे इसमें तीनों अलग अलग दे दिए भाई कि कृषि का कितना है, ठीक है, साथ ही साथ उद्योग का कितना है यानी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के साथ में, और तीसरा आपको पता है कौन सा क्षेत्र होता है? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र। इसका योगदान कितना कितना है। मतलब अगर आप पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है या जीडीपी जो है राष्ट्रीय आय उसको 100% मान ले, तो इसमें से कितने प्रतिशत योगदान या फिर कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय प्राथमिक क्षेत्र से आ रही है, कृषि से आ रही है, कितने प्रतिशत उद्योगों के माध्यम से आ रही है, कितने प्रतिशत सेवा क्षेत्र दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं, कोई भी अर्थव्यवस्था जब शुरुआती समय में होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, सबसे पहले मान लीजिए कि आदि मानव के काल से हम लोग लेके चलते हैं, सबसे पहले जब आदि मानव रहे होगे तो काय के बारे में बात करते रहोगे? क्या वो उद्योग लगाने के बारे में बात करते रहोगे? क्या वो कोचिंग करने की बात करते रहोगे? बैंक में पैसे वैसे जमा करने की बात करते रहोगे? खाना सबसे पहला जो हमारा जो बोलते हैं ना बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं 3 ही होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा और मकान तो बात की बात होती है, पहले तो रोटी मिलना चाहिए ना आज के लिए, क्योंकि रोटी आज नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी, कपड़े मकान नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पे। तो सबसे पहले बात आती है खाने के बारे में, और खाना जो है आपको पता है कौन सा क्षेत्र देता है? कृषि। तो सबसे पहले अगर कोई आर्थिक गतिविधि भी शुरू हुई थी ना तो पशुपालन, उसके बाद कृषि ही हुई थी, ठीक है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था जब पूरा का पूरा विकास की अपनी अवस्था को शुरू करती है तो शुरुआत उसकी कहां से होती है? कृषि से। सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी क्षेत्र का होता है तो वो किसका होता है? कृषि का ही। तो माना जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है अल्प विकसित है उसमें स्टार्टिंग से किसका योगदान ज्यादा रहेगा? कृषि का, क्योंकि आपको पता है अल्प विकसित में उद्योग अभी आए नहीं, और सेवा क्षेत्र तो बहुत दूर की बात है। समझ पा रहे हैं? तो हमारी अर्थव्यवस्था में हम लोग 3 स्थितियों को लेंगे, क्योंकि यहां बोला है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान। तो एक क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान बता दीजिए। अब इतना आसान थोड़ी पूछ लेगा कि भाई कितना कितना % योगदान है। 3 मार्कर में ये भी पूछ सकता है अभी के लिए, वो तो देखेंगे। पर एक लंबा क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है कि भाई तब से लेकर अभी तक के क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि चेंजेस आए हैं। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? तो वो हम लोग यहां पर एक पूरा मोटा मोटा अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या लगता है स्वतंत्रता के समय कौन सा क्षेत्र हमारे यहां पर सबसे ज्यादा योगदान दे रहा होगा? सिंपल चीज है, सबसे पहले खाने पीने के बारे में बात होगी, याद कर लीजिएगा, है ना। तो हमारे यहां भी स्वतंत्रता के समय अगर आप बात करें तो लगभग 1951 की बात कर रहे हैं हम लोग, 51, 52 या 1950-51, मोटा मोटा ही अंतर आता है, 1-2 साल का कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो यहां मोटा मोटा ही लेके चलेंगे। सबसे ज्यादा कृषि को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, इसका योगदान लगभग था 54%। समझ पा रहे आप? मतलब आधे से ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था किसके ऊपर टिकी थी? पूरी की पूरी
कृषि क्षेत्र के ऊपर थी, ठीक है। और यहाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो दूसरे जो सेक्टर थे जैसे उद्योग, उस टाइम उद्योग के नाम पे कुछ नहीं था, आपको पता है पहले तो हमारे यहाँ पर शिल्प वगैरह ज्यादा चलते थे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया या फिर ऐसे छोटे मोटे और उद्योग हो गए। पर जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारे ये सारे के सारे नील वील की खेती जो है ये कराना शुरू किया, और हमारे उद्योग जो हथकरघा वगैरह थे इसको तो उन्होंने बर्बाद ही कर दिया था। हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जा रहे थे बाहर, बाहर से बना बना के टी शर्ट वगैरह बेच रहे थे हमारे यहाँ पर, अंग्रेज तो बना ही दिया था उन्होंने हमको, है ना। तो हमारे जो खादी वादी है सब बर्बाद कर दिया था, तो उद्योग के नाम पे कुछ नहीं बचा था। उद्योग का योगदान लगभग 15% के आसपास था, समझ पा रहे, द्वितीय क्षेत्र या फिर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो फिर तृतीय क्षेत्र का आप लोग बता दीजिए कितना बचा है, लगाइए मैथ्स लगा लीजिए थोड़ा सा, कितना है, कितना 31%। कुछ बुक्स में इसको 30 लिखा दिया जाता है, कुछ बुक्स में 31%। ये मोटा मोटा चलता है अंदाजा, तो आपको इतनी दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में शुरुआती चरण में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। हमारी अर्थव्यवस्था में भी यही स्थिति थी, परंतु जो बाकी अर्थव्यवस्था होती है वो क्या करती है, आप समझिएगा, संक्रमण होता है यहाँ पर। संक्रमण को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जो जंप करते हैं ना हम लोग, कि भाई अभी कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो धीरे धीरे जो बाकी अर्थव्यवस्था है जब संक्रमण से गुजरती है तो उसके अंदर कृषि क्षेत्र के बाद उद्योगों की स्थिति बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो उद्योगों में लगती है और धीरे धीरे उनको जॉब मिलता है, और राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र के बाद में जो उद्योग क्षेत्र है वो सर्वाधिक योगदान देने लगता है। आपको पता है इंडस्ट्रीज जॉब भी सर्च करती है बहुत ज्यादा, समझ पा रहे हैं इस चीज को। पर भारत ये जो है यहाँ पर अपवाद के रूप में आया है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर हम लोग द्वितीय क्षेत्र की जगह सीधे कहा जंप कर गए थे, तृतीय क्षेत्र की तरफ। कैसे जंप किए, तो ये हमारी 1951-52 की हम लोगों ने स्थिति देखी। एक स्थिति हम लोग देख लेते हैं बीच की, कहीं बीच की मतलब 1990 की देख लीजिए, या फिर जो मेरे पास आंकड़े हैं वो है 1980 के, तो जो आंकड़े वही देखेंगे 1980-81 के देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो हमारे यहां जो प्राथमिक क्षेत्र था उसका योगदान घट के 38% हो गया, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना होगा, 38%। आप बोलोगे सर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि आ रही है, और हमने 1966-67 में हम लोगों ने क्या कर दिया था, हरित क्रांति। तो कृषि क्षेत्र में तो यहां पर बहुत ही ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुए और बड़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ गया, और आप बोल रहे हैं कि इसका योगदान घट रहा है। देखिए यहां पर योगदान घट रहा है, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि उत्पादन घट रहा है, आप समझिएगा। हमारी अर्थव्यवस्था मान लीजिए पहले 10 रुपए की थी, या राष्ट्रीय आय 10 रुपए की थी, इसके अंदर से 6 रुपए कृषि क्षेत्र का योगदान आता था, ठीक है, लगभग 60% मान लेते आपके हिसाब से, ठीक। अभी क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार ही बढ़ गया बहुत ज्यादा। आकार कितना हो गया है, 100 रुपए, 10 गुना अर्थव्यवस्था बढ़ गई होगी 30 साल में, आराम से बढ़ जाती है। आपको मैं बता दूं, जब राष्ट्रीय आय का पहली बार अनुमान लगाया, पीसी महालनोबिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना उन्होंने ही बनाई थी, अगर वो हमारे सिलेबस में होती तो हम पढ़ते उसको भी। तो पीसी महालनोबिस ने जब पहली बार 1949 में बनाई थी उनकी समिति, जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय के आकलन किया तो भारत की राष्ट्रीय आय 8,450 करोड़ के आसपास आई थी। पूछिए, इतना तो हम लोग नेपाल भूटान को दान दे देते इस बार, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, 1 बिलियन के आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो इतना हम लोग दान देते आजकल, उतनी सिर्फ हमारी पूरी की पूरी जीडीपी थी। तो आप समझ पा रहे होगे, पहले 10 रुपए थी, अभी कितनी हो गई, 100 रुपए, कब, 1980 में। अब 100 रुपए में से अगर 38 रुपए कृषि क्षेत्र से आ रहे हैं तो आपको देखने से साफ साफ लग रहा होगा कि कृषि क्षेत्र का योगदान जो है क्या हुआ है, योगदान घट गया है। देखने से लग रहा है बढ़ गया है, भैया प्रतिशत के रूप में निकालिए ना, 10 का कितना परसेंट होता है, 6, 60%, और यहां पर 100 का कितना परसेंट, 38 होता है, 38%। तो योगदान देखने से प्रतिशत के रूप में बढ़ गया, घट गया है, परंतु एक्चुअल में उत्पादन क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है। यहां पर क्या होता है कि जब आकार अर्थव्यवस्था का बढ़ जाता है तो बड़ी कम प्रतिशत मात्रा भी बहुत ज्यादा योगदान में मानी जाती है, समझ पा रहे हैं। तो इसका कतई मतलब नहीं है, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार रूप से, अभी हम लोग एक और आंकड़े देखेंगे, लगातार रूप से कृषि क्षेत्र का योगदान घटते जा रहा है, क्या यह इस बात का संकेत है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन भी कम हो रहा है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछने के लिए भी 10 साल और लगेगा लगता है, ठीक है, परंतु अगर आ गया तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये देखने से तो लग रहा है योगदान कम हो रहा है, तो क्या सच में उत्पादन भी कम हो रहा है। आपको कहना नहीं क्यों, आप बताएंगे भाई कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई है, द्वितीय हरित क्रांति हो गई, अभी तो समझ पा रहे हैं इस चीज को, इतनी सारी योजनाएं आ रही है, हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए,
समझ पा रहे? तो भाई कहीं ना कहीं उत्पादन तो बढ़ा है, परंतु दूसरे क्षेत्र का उत्पादन और ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसका योगदान कम नजर आ रहा है। तो फिर भाई 1980 के जमाने में क्या हुआ, 38% प्राथमिक क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र जो था बेटा, सॉरी द्वितीय बोल रहा हूं, तृतीय क्षेत्र जो था वो बढ़ के, देखिए यहां पर कितना है 31, यहां पर हो गया 38%। बचा कितना है आपका, देखिए जरा, ठीक है कितना 24%। ठीक है, उद्योग क्षेत्र जो है हमारा, हालांकि उद्योग क्षेत्र बढ़ा है 15% से बढ़ के कितना हो गया 24%, तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा 24% हो गया। यहां तक के क्लियर है क्या? ठीक है, अब आ जाते हैं वर्तमान की स्थिति के ऊपर। वर्तमान के जो डेटा है वो एग्जैक्ट लिखेंगे अपन, प्रतिशत के रूप में है, पॉइंट के रूप में है, क्योंकि वर्तमान के डेटा उन्होंने जो टॉपिक दिया है कि भाई कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान, तो 3 मार्कर में भाई एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो पूछ ले कि भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, पूछे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल सा, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो ये वर्तमान के डेटा लिख रहे हैं हम लोग 2022-23 के, ठीक है 2023-24 के, माफी चाहूंगा, ठीक है 22-23 की जगह भी 23-24 के डेटा आ गए अपने पास में, ठीक है। और जो 23-24 के डेटा है वो कुछ इस प्रकार से, आपको पता है अभी हमारी अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो गया है, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो गया है। और जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो लगभग यहां अगर देखा जाए 54.86%, 54.86% जो है हमारे यहां पर तृतीय क्षेत्र का योगदान हो गया है। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी भी इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मैं आप लोगों को बताऊं तो वो हो गया है 17.59%, ठीक है। और जो बचा हुआ है आपका 27.55%, यह आपका द्वितीय क्षेत्र। अच्छा, ये जो 2023-24 के आंकड़े हैं ना, इसमें आपको ये जो प्राथमिक क्षेत्र है 17.59% दिख रहा है। अभी 2019-20 के आंकड़े अगर आप देखेंगे या फिर 18-19 के, तो ये 14% के आसपास आ गया था। अभी कोरोना में क्या हुआ, ये जो दोनों उद्योग है थोड़े से कम हो गए थे, इस वजह से क्या होगा, ये थोड़ा बढ़ गया कृषि का क्षेत्र, ठीक है। अदरवाइज अभी और भी कम आ गया था, ये अभी और कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अध्ययन क्या करना है अपन लोगों को, अध्ययन ये करना है कि आप लोग अगर पूरे के पूरे इसमें ध्यान दे तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार रूप से क्या हुआ है, कम हुआ है, पहली चीज। तो आपको अगर पूछे कि भाई स्वतंत्रता के बाद, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो आपको बता देना है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार रूप से क्या हुआ है, कम हुआ है। हालांकि इसका अर्थ मैंने बताया बिल्कुल भी ये नहीं है कि उत्पादन कम हुआ है। दूसरा, आप देखेंगे तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान पहले तो थोड़ा सा बढ़ा, पर अभी ये देखिए 1980 की बात चल रही है, 80 के बाद से यहां पर अभी मान लीजिए लगभग 45 साल हो गए, जो योगदान है द्वितीय क्षेत्र का लगभग कांस्टेंट, स्थिर ही बना हुआ है, समझ पा रहे हैं। और तृतीय क्षेत्र का योगदान अगर आप देखेंगे तो 31 था, 38 और वर्तमान में तो क्या हो गया ये 54%। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का हो गया है, सेवा क्षेत्र का। अब यहां आती है एक समस्या, क्वेश्चन क्या बनेगा आप समझिएगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर देख रहे होगे आप लोग जो जीडीपी की 7%, 8%, 1991 के बाद तो 10% तक की वृद्धि दर हुई, परंतु उतनी ही मात्रा में रोजगार सृजित नहीं हुए, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो वृद्धि दर होती है इसको बोलते हैं रोजगार विहीन वृद्धि। मतलब वृद्धि तो बहुत ज्यादा हो रही, 10% की ग्रोथ कर रहे हैं, परंतु रोजगार में उतनी वृद्धि नहीं हो रही। तो बोले इस रोजगार विहीन वृद्धि के कारण बता दीजिए आप। अब आपको लगेगा सर ये तो बेरोजगारी का क्वेश्चन है, पर ये बेरोजगारी का क्वेश्चन है ही नहीं। एक दो कारण आप बेरोजगारी के डाल भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है, परंतु जो मेन कारण है इसका आप समझिएगा, जो सेवा क्षेत्र होता है ना बेटा, सेवा क्षेत्र अगर आप उद्योग क्षेत्र से कंपैरिजन करेंगे या द्वितीय क्षेत्र से कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि सेवा क्षेत्र में प्रति इकाई कार्य करने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होती है। कैसे ये, अच्छा ये वर्डिंग जो थोड़ी सी टफ यूज हो रही है तो ये समझ में तो आ रही ना आप लोगों को, एकदम लेमन लैंग्वेज में चल ले, लेमन लैंग्वेज में चल सकते हैं अपन लोग कि भाई सेवा क्षेत्र में एक बंदे जो है वो बहुत सारा काम कर लेता है, पर वो मजा नहीं आएगा। अब आप लोग उस लायक बच्चे नहीं है, लिम्स आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां समझिएगा, यहां बात चल रही है सेवा क्षेत्र की। उदाहरण देता हूं, आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। सेवा क्षेत्र का उदाहरण है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में ही हम लोग बैठे हुए अभी यहां पर, ठीक है, और मैं अकेला यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर ये 100 लोगों की क्लास मैं अकेला पढ़ा सकता हूं, यहां पर ऑनलाइन कर दीजिए और 1000 लोगों को ऑनलाइन बिठा दीजिए तो भी मैं अकेला पढ़ा लूंगा, और ऑनलाइन यूट्यूब पे चला दीजिए, आप 1 लाख लोग लाइव देख रहे हो, फिर भी मैं अकेला पढ़ा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ है, सेवा क्षेत्र में कई सारी ऐसी सेवाएं हैं जिसमें भले ही सेवाओं का आकार बढ़ जाता है परंतु रोजगार लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है क्या,
नहीं, अकेला ही बंदा पढ़ा रहा हूं मैं, समझ पा रहे? वही आप इच्छी बताइए, अगर इस पेन को बनाने के लिए एक बंदा लगता है, तो अगर मुझे 2 पेन बनाने हो तो क्या वो एक बंदा बना पाएगा? एक दिन में अगर एक बंदा एक ही पेन बना पा रहा है तो कितनी भी मेहनत कर ले वो 2 पेन नहीं बना पाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? मतलब अगर यहां पर 2 पेन बनाने हो तो 2 लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो उद्योग क्षेत्र होते हैं वहां अगर उत्पादन बढ़ता है तो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं। और वही सेवा क्षेत्र वो कितना भी बढ़ जाए वृद्धि तो करा देता है। अच्छा देखो, कोचिंग में अपने यहां अगर 1 लाख बच्चे आ गए तो पैसे तो आ जाएंगे, पैसे आ गए, सेवा आई है, जीडीपी बढ़ जाएगी। मैंने आपको जीडीपी पढ़ाई है, आप लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा लेक्चर, है ना? नहीं देखा है? देख लीजिएगा जीडीपी के लेक्चर, है ना? जीडीपी कुछ नहीं होता, जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उसका मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। तो जो सेवा मैंने दी है तो पैसे तो आ रहे हैं भाई, जीडीपी तो बढ़ रही है, परंतु क्या रोजगार मिल रहा है? तो रोजगार विहीन समृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत दूसरी अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की तरफ जाती है। उद्योग बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, अमेरिका में यही हुआ, चाइना में यही हुआ। भारत क्या हुई है, प्राथमिक क्षेत्र से सीधा जंप ले लिया है, कहां पर? सेवा क्षेत्र की तरफ। समझ पा रहे क्या यहाँ? तो ये रोजगार विहीन समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है, ये आप लोगों को बता देना है, ठीक है? ये तीनों के तीनों पाई चार्ट आप लोगों को बता देना है वहां पर, ठीक है? अगर एक बीच 2011 का पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, बट इतने सारे याद करना ऑलरेडी ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए 3 ही काफी है, ठीक है? याद रखना है आप लोगों को। अगर आप गलती से ये भूल भी जाते हैं, वैसे भूलने वाला थोड़ा सा आसान है, 38 बस एक ही याद रखना है जो कि आप निकाल लेंगे खुद से, ठीक है? तो ये तीनों बनाना, इससे क्या होता है, कंपेरेटिव स्टडी जब होती है तो आप इसको देख के आंसर लिख सकते हो पूरा का पूरा। इस पाई चार्ट की खासियत ये है, आप सीधा सीधा बता देंगे कि लगातार रूप से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर ही है, और यहाँ तृतीय क्षेत्र एकदम बहुत ज्यादा बूम पे आ गया है। इस वजह से चूंकि यहाँ द्वितीय क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में रोजगार सृजित करता है, परंतु उसका योगदान कम होता है। हमारी अर्थव्यवस्था में कितना ही है, 27% कम है, इसीलिए हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में बेरोजगारी देखी जाती है। या जो समृद्धि है, जो ग्रोथ रेट है, वो कैसी है, जॉबलेस ग्रोथ है, रोजगार विहीन समृद्धि है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपना वो जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान वाला टॉपिक है वो भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं अब हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका है मौद्रिक नीति। ठीक है, आज से मौद्रिक नीति शुरू करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि आरबीआई के काफी सारे कार्य होते हैं, और उन कार्यों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है मौद्रिक नीति बनाना, ठीक है, और मौद्रिक नीति का पूरा संचालन करना। परंतु यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो पहले मौद्रिक नीति बनाते थे, अकेले आरबीआई के गवर्नर। पर आप सोचिए, अब मौद्रिक नीति क्या होती है तो अपन लोग अभी आएंगे। अभी आप सोचिए कि पूरे देश के लिए एक मौद्रिक नीति बन रही है। मौद्रिक नीति के माध्यम से आपने कल मैंने बताया था आपको कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन वगैरह को भी कंट्रोल कर रहा है। हल्का हल्का सा मोटा मोटा आइडिया होगा, कैसे करेंगे अपन देखेंगे अभी, है ना? अब बताइए, एक व्यक्ति को पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, उस अध्ययन के बाद में इसके जो अस्त्र है, काफी सारे अस्त्र मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा इसके बाद में, मौद्रिक नीति के इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा आपको, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई एक व्यक्ति पूरी की पूरी मौद्रिक नीति बना रहा है, और उस मौद्रिक नीति में इतने सारे अस्त्रों को या फिर रेटों को निर्धारित करना है, तो एक व्यक्ति से गलती की संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकता है कि भाई मैंने सारे पहलू तो नोटिस किए पर एक पहलू छूट गया मेरे से, तो कहीं ना कहीं उतने अच्छे से उसका लाभ मिल पाएगा क्या देश को? नहीं। तो फिर मोदी जी को पसंद नहीं आया, बोले मोदी जी बोले एक काम करते हैं, ठीक है भाई। और वैसे मोदी जी को पता है आपको, थोड़ा सा नियंत्रण जो है आरबीआई पे कम था सरकार का, गवर्नर अपनी मर्जी से करते थे। रघुराम राजन जी है, ठीक है, कुछ सरकार से रस्साकसी चली, छोड़ दिया उन्होंने, दूसरा टर्म नहीं किया। उर्जित पटेल जी है, उन्होंने भी जो इस्तीफा दे दिया। अभी मोदी जी जो है ना, उन्होंने आईएएस को बिठा दिया सीधा सीधा। अब आपको पता है आईएएस को बिठाया मतलब वो मोदी जी के पहचान वाले ही है, तो आईएएस आप बनते तो आप वहां पर सीधा आरबीआई में गवर्नर भी बन सकते हैं। ठीक, तो यहां बात कर रहे हैं अपन, क्या कह रहे हैं, मौद्रिक नीति के बारे में। ठीक, अब मौद्रिक नीति को कौन बनाता है सर? फिर पहले तो आरबीआई के गवर्नर बनाते थे, अब क्या कर दिया है, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी गठित कर दी है। कब से करी है? 2015 या फिर 16, ठीक है, याद रखिएगा 2016 से हम लोगों ने क्या कर दिया है, मौद्रिक नीति समिति बना दिया। समिति में क्या कर दिया, आपको पता है नाम ये समिति, मतलब एक तो नहीं होगा बंदा। यहां पर कितने सदस्य हैं तो बताना चाहेगा? 6 सदस्य, 6 मेंबर है बेटा इसके अंदर। और 6 मेंबर जो है इसमें 3 आते हैं कहां से, आरबीआई से, जिसमें एक होते हैं आरबीआई के गवर्नर, श्योर है, 2 नॉर्मली डिप्टी गवर्नर ही होते हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं वैसे, तो उसमें से 2 जो है यहां पर आ जाते हैं। और 3 जो मेंबर है ये आते हैं कहां से, सरकार, गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट इसमें जो है अपने मेंबर जो है नॉमिनेट कर देती। 6 मेंबर है, आराम से मिलकर काम करेंगे और जो भी यहाँ डिसीजन लेना है बहुमत के आधार पर लेना है। अच्छा एक और चीज बताऊं मैं, अब ये 6 मेंबर है, आपको पता है यहाँ तो बहुमत कई बार 3-3 हो जाता होगा, है ना। तो अब 3-3 की स्थिति में तो बराबरी की स्थिति आ गई, आप कौन वोट देगा। आरबीआई के गवर्नर को अभी भी रखा है कि भाई आप जो बोलोगे वही होगा, क्योंकि आपको पता है पहले तो वही अकेले बनाते थे, तो उनको बोल दिया कि टाई होता है तो आप जो बोलोगे वही होगा। ठीक है क्या यहाँ तक के? चलिए, तो मौद्रिक नीति समिति 2016 में बनी, कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य, 3 आरबीआई से होते हैं भाई साहब, 3 गवर्नमेंट से होते हैं। ये है 3 मार्कर आपका यहाँ पर। कार्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण तथा उसका संचालन, नाम में ही है इसके मौद्रिक नीति समिति। तो क्या करती होगी? मौद्रिक नीति का निर्माण करती होगी, उसका संचालन करती होगी। सिंपल चीज है, यहां तक क्लियर है। अब ये जो मौद्रिक नीति है ये होती क्या है, क्यों इसको बनाते हैं, क्यों इसका संचालन ही कर रहे हैं, और सारी चीजें इससे रिलेटेड हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग मौद्रिक नीति क्या होती है। ठीक है, यहां तक के कोई डाउट है क्या? ठीक, अब देखिए यहां पर मौद्रिक नीति को समझने से पहले हम लोग को एक टर्म समझना है जिसको कहते हैं मनी सप्लाई, या मुद्रा की पूर्ति कहते हैं इसको, या फिर इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। सुनाऊंगा आप लोगों ने तरलता, सुना है क्या? ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस आता है यहाँ पर साथ में, तरलता, लिक्विडिटी, या फिर मुद्रा की पूर्ति क्या है। सिंपल चीजें यहाँ पर क्या होता है, अर्थशास्त्र में आसान सी चीजों के लिए टफ वर्ण यूज कर दिए जाते हैं और कुछ नहीं, समझिएगा। तरलता या फिर मुद्रा की पूर्ति से इनका अभिप्राय है कि भाई अर्थव्यवस्था में कितनी मात्रा में मुद्रा या लोगों के पास में मनी सप्लाई अवेलेबल है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा आप मान के चलिए, आप लोगों के पास में 100 रुपए लेट से सबके पास में है, और टोटल मिला के लेट से 10,000 रुपए है, और पूरी अर्थव्यवस्था ही इतनी बड़ी है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति की मात्रा 10,000 रुपए मानी जाएगी। सिंपल चीज। मैंने कल आप लोगों को एक व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बताई थी, जितना व्यय कर सकते थे, तो व्यय करने के लिए आपके पास 10,000 रुपए है, वही कहलाती है तरलता या फिर लिक्विडिटी। अब ये जो लिक्विडिटी है, इसी को नियंत्रित हम जिस नीति के माध्यम से करते हैं, वही नीति हमारी कौन सी कहलाती है? मौद्रिक नीति। आप बोलोगे सर इसको नियंत्रित करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही? हमारी मर्जी, हमारे पास जितने पैसे कैसे भी खर्च करें। तो यहां पर मैं आपको इसके दोनों कारण बताऊंगा कि क्यों इसकी नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मौद्रिक नीति कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं। मनी सप्लाई समझ में आ गई, पैसे कितने हैं लोगों के पास में, या अर्थव्यवस्था में कितने पैसे। अब ये जो मनी सप्लाई है आपकी या फिर लिक्विडिटी है, ये अगर बढ़ जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और ये अगर कम हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तो इसको नियंत्रित करके रखेंगे हम लोग, साम्यावस्था में बना के रखेंगे, है ना। तो यहां पर देखते हैं दोनों के क्या क्या असर होते हैं। तो एक कंडीशन हम लोग लिखते हैं जिसमें मनी सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दूसरी कंडीशन हम लोग लेंगे जिसमें मनी सप्लाई को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, दोनों ही स्थिति में जो अच्छी होगी या फिर ये अच्छी होगी, वो स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हो जाएगी, और वही स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था में बना के रखना चाहते होंगे सरकार या फिर आरबीआई, और वही स्थिति हम लोग देखेंगे कैसे बनाई जाती है मौद्रिक नीति के द्वारा। तो अभी समझते हैं मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अर्थव्यवस्था में आप और मैं, हम लोग सारे लोग रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कल को मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को खुश होके सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए, मान लेना है इसको। ठीक है, तो यहां पर जैसे दिल बड़ा ऐसा नहीं है, होते और इतने ज्यादा होते तो मैं जस्टिन बीबर को बुलाने के अलावा आप लोगों को देता है 1 करोड़। समझ पा रहे होगे आप लोग? ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, ठीक है, समझिएगा यहां पर मनी सप्लाई में मैंने आप लोगों को बताया कि 1-1 करोड़ रुपए मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, अब जब मैंने 1-1 करोड़ आप लोगों को दे दिए, तो आप रहते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। अर्थव्यवस्था के अंदर अभी बताया मनी सप्लाई की मात्रा जो आप लोगों के पास पैसे होते हैं वही होती है। तो मैंने जैसे ही आप लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिए, तो क्या अर्थव्यवस्था के अंदर मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति यानी तरलता बढ़ी या घटी? बढ़ गई। आपको पता है कि जैसे ही लोगों के पास में पैसे आते हैं तो उनकी परचेसिंग पावर या क्रय शक्ति बढ़ती है या घटती है? बढ़ जाती है। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, मैंने जैसे 1-1 करोड़ रुपए दिए तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जाए और कुछ ऐसे पढ़ाई की बुक खरीद ले। लेट से आप लोगों को लक्ष्मीकांत खरीदने का मन होगा, सर ने यहां पर दे दिया है, और मैंने आपको ये बता दिया कि 1 हफ्ते बाद पेपर है, लक्ष्मीकांत से पेपर आ रहा है पूरा, आपको पता 100% आ रहा है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपए है। हालांकि हो सकता है कि 1 करोड़ दे तो कुछ लोग तो पढ़ाई छोड़ दे, बोले छोड़ो क्या लेता देना। ठीक है, बट मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ, या कुछ लोग बोले चलो पहले तो 18 रुपए से शुरुआत की जाए। समझ ही पा रहे हो कि आप 18 रुपए का यूज काय के लिए करते हैं ना, तो उससे यहाँ पर यूज हो गया। बट मैं मान के चल रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चे लक्ष्मीकांत खरीदने चले गए। आपको पता है पेपर इसी से आने वाला है,
ठीक है, मैंने 100 बच्चों को यहां पर दिए हैं कितने, 1-1 करोड़ रुपए। सारे मार्केट में गए, लक्ष्मीकांत की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, मांग बढ़ जाएगी, सब लोग चले गए। अब आपको पता है कि भाई लक्ष्मीकांत इतनी मात्रा में तो रखी नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, पेपर इसी से आने वाला लक्ष्मीकांत से। आप लोग बोलोगे कि भाई ये लक्ष्मीकांत मेरे को चाहिए, बोले कितने रुपए के, 500, बोले मैं 1000 देने के लिए तैयार हूं, ठीक है, इन्होंने बोल दिया 1000 रुपए, इन्होंने बोला कि भाई 1000, पेपर इसी से आने वाला, मेरे से 2000 ले लो। इन्होंने बोला कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे से 10,000 ले लो, पर मेरे को ही लक्ष्मीकांत चाहिए। ऐसे करते करते आप देख पा रहे, जैसे ही, अब देखो पैसे नहीं होते तो क्या ये 10,000 तक बोली लगा पाते, परंतु 1 करोड़ रुपए जेब में है तो ये बोलेंगे कि भाई मेरे को तो 1 लाख में दे दो, पेपर ही इसी से आ रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी चीज, उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से अब क्या हो रहा है, यहां नुकसान समझिएगा। क्या होता है, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी, इसका पहला प्रभाव हुआ कि मांग भी क्या हो गई, बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। अब एक चीज बताइए, मांग बढ़ने से वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ता नहीं बढ़ता? आपने देखा 400-500 रुपए की लक्ष्मीकांत वहां जाते तक 1 लाख रुपए की हो गई, ठीक है। अब एक चीज बताइए बेटा कि आप लोगों को तो मैंने पैसे दे दिए थे, परंतु एक व्यक्ति है, एक बच्चा जो कि घर पे पढ़ाई कर रहा था, सेल्फ स्टडी, क्या वो व्यक्ति जो कि गरीब है वो 1 लाख रुपए की लक्ष्मीकांत खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो उसका एग्जाम निकलेगा क्या? नहीं। चलो एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, मरेगा तो नहीं इससे वो, परंतु मान लीजिए कि ऐसे ही आप गए दुकान पे और गेहूं की मांग भी ऐसी बढ़ा दी आपने, पैसे तो आपके पास है, गेहूं की मांग बढ़ा दी, गेहूं की इतनी ज्यादा प्राइस हो गया है, तो एक गरीब व्यक्ति, मान लीजिए कि 1000 रुपए किलो आपने गेहूं कर दिया, एक गरीब व्यक्ति 1000 रुपए किलो का गेहूं खरीद पाएगा क्या? और अगर गेहूं नहीं खरीदेगा तो मर नहीं जाएगा वो, खाएगा क्या बेचारा? मतलब जैसे ही अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो इससे मांग क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। मांग और पूर्ति का नियम सुना होगा आप लोगों ने, हमारी सामान्य जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है ये। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे किसी वस्तु की आप मांग बढ़ाते चले जाते हैं, उसके मूल्य क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सामान्य जीवन में कैसे उपयोगी है, अगर आप किसी व्यक्ति की ज्यादा डिमांड करते हो तो उसके भाव बढ़ जाते, इसलिए किसी को इतनी डिमांड ही मत दो, समझ पा रहे, थोड़ा नीचे में रखो, भाव नहीं बढ़ाना अपनों किसी के। तो यहाँ पर हर जगह पर ये यूजफुल आएगा आपको जीवन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मांग बढ़ाई तो मूल्य क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। और प्राइस बढ़ने से मैंने आप लोगों को बताया कि काफी सारे लोग क्या हो जाएंगे, गरीब लोग, वो खरीद ही नहीं पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है क्या, आप बताइए? किसी भी स्थिति में नहीं, नहीं है तो आप लोगों को 1 करोड़ रुपए देना कैंसिल कर रहा हूं। आप ही लोगों ने बोला अच्छी स्थिति नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये कैंसिल कर देते भाई। मतलब अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक स्थिति है, तो ये स्थिति तो गलत हो गई, ठीक है। आरबीआई या फिर गवर्नमेंट इस स्थिति में तो अर्थव्यवस्था को नहीं लाना चाहेगा। तो किस स्थिति में लाना चाहेगा भाई, अर्थव्यवस्था में इस बार मुद्रा की पूर्ति कम कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिए थे, इस बार आप लोगों से, सभी लोगों से 1-1 हजार रुपए में लेना चाह रहा हूं, ठीक है। ऐसे मुंह मत बनाओ यार, मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार था, तुम 1 हजार नहीं दे रहा हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ 1-1 हजार मैंने, आप मान लीजिए, ठीक है, 1-1 हजार रुपए मैंने आप लोगों से ले लिए। इस बार क्या हुआ आप समझिएगा, आप लोग अर्थव्यवस्था के अंदर रह रहे हैं और अर्थव्यवस्था से मैंने सभी लोगों से 1-1 हजार रुपए ले लिए, मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या कर दी, मनी सप्लाई कम कर दी। लेट से कि आप जाने वाले थे और 18 रुपए की कुछ चीज खरीदने वाले थे, बाकी सब आप लोग 18 रुपए का डिफरेंस समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते? मेरे हिसाब से लड़कों को तो समझना चाहिए, क्योंकि दोस्त लोग कम से कम, छोटी गोल्ड आती है भाई, इसमें से सुना है मैंने, शायद छोटी गोल्ड या बड़ी गोल्ड आती है, क्या आती है नहीं पता, छोटी गोल्ड आती है समथिंग, इसमें से सुना है मैंने। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, यहाँ आप लोगों से 1000 रुपए ले लिए, ठीक है, पर आप पढ़ने वाले बच्चे तो ये छोटी गोल्ड तो आप खरीदोगे नहीं। फिर से बात आ जाती लक्ष्मीकांत पे, आप लेट से 1000 रुपए में से 400-500 रुपए की लक्ष्मीकांत खरीदने जाने वाले थे। अब मैंने जब आपसे 1000 रुपए ले लिए, क्या आप लक्ष्मीकांत खरीद पाओगे? नहीं। मतलब जैसे ही बाजार से क्या हो गया, मुद्रा की पूर्ति कम हो गई, बाजार में आप मांग कर पाओगे क्या बेटा, डिमांड कर पाओगे क्या? नहीं, डिमांड क्या हो जाएगी, कम। मतलब कल को 100 लक्ष्मीकांत बनाने वाला जो है 100 लक्ष्मीकांत बनाता था और 100 लोग खरीद रहे होते थे, मान लीजिए उसमें से 10 लोग आप लोग थे और उससे मैंने क्या ले लिया, पैसे, तो 10 लक्ष्मीकांत अब खरीद पाएगा क्या वो? नहीं, ठीक है। तो पहले कितनी लक्ष्मीकांत बनाता था, 100, और अभी उसकी डिमांड हो गई कितनी, 90। अब कितनी बनाएगा वो, सिर्फ 90, क्योंकि उसको नुकसान थोड़ी करना अपना, 90 बनाएगा। अब आप मान लीजिए कि एक लक्ष्मीकांत बनाने के लिए एक व्यक्ति लगता था, तो पहले कितनी लक्ष्मीकांत बनती थी, 100, कितने व्यक्ति लगते थे, अभी लक्ष्मीकांत कितनी बन रही है, तो लोग भी कितने लगेंगे। मतलब जैसे ही मांग कम हो जाती है तो उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम, और उत्पादन कम होने से रोजगार भी क्या हो जाता है, कम, प्रोडक्शन भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम। अब आप एक चीज बताइए, जब पहले 100 लोग रोजगार में थे तो 100 लोगों को पेमेंट मिलती थी, 100 लोगों के घर पे जो है बिस्किट पार्ले जी आते थे, अपने बच्चों के लिए पार्ले जी लेके जा रहे होंगे लेट से, ठीक है। अभी 90 ही लोग रोजगार कर रहे हैं,
तो मतलब 10 लोग अपने घर में पार्ले जी ले पाएगी क्या? पार्ले जी नहीं ले पाएंगे तो पार्ले जी की मांग क्या हो जाएगी? पार्ले जी की मांग कम होने से पार्ले जी का उत्पादन, पार्ले जी की कंपनी में रोजगार। पार्ले जी की कंपनी वाला लेट से अपने बच्चों को जो है, बच्चों को छोड़िए, अपने घर में फैन ले रहा था, क्या वो फैन ले पाएगा? फैन की डिमांड कम, उत्पादन कम, रोजगार कम, मतलब अर्थव्यवस्था एक बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में फंस गई है। यहां पर एक ऐसा कुचक्र हो गया, इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था का कुचक्र, विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी, जिसमें मांग कम होते जाती है, उत्पादन कम होते जाता है और रोजगार भी कम होते चला जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए तो भी ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए कैसी है? खराब है। तो मैं आप लोगों से 1000 रुपए लेने वाला प्लान भी कैंसिल कर देता हूं। अब तो खुश हो, ठीक है? तो मतलब कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी दिक्कत की बात है और बहुत ज्यादा कम हो जाना भी दिक्कत की बात है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर साम्यावस्था की स्थिति बना के रखना चाहिए। मतलब ना ही ज्यादा मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति हो, ना ही कम हो। आप समझ पा रहे क्यों हो रहा है ये? मैंने दोनों ही स्थिति आप लोगों को बता दी है यहां पर, ठीक है? ये आप लोगों से पूछा ही नहीं जाएगा। ये मौद्रिक नीति क्यों हम लोग बना रहे हैं वो बताने के लिए किया मैंने आप लोगों को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मुद्रा की पूर्ति है इसको साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए एक नीति का प्रयोग करते हैं, जिस नीति को ही क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। मतलब मौद्रिक नीति की परिभाषा आप लोगों से कोई पूछे तो देखो, रटने की भी जरूरत पड़ रही है क्या? अभी तक के कुछ भी चीज रटने की जरूरत पड़ी है क्या? रटना नहीं भाई। यहाँ मौद्रिक नीति रट लोगे तो उसके प्रभाव पूछेंगे, आप वहीं पर ढेर हो जाओगे। तो अपन को पसरना नहीं, इकोनॉमी ऐसा ही सब्जेक्ट है। जब तक आप इसको एकदम मस्त अपने से जोड़ के देखोगे, अभी सारी चीजें मैं आप लोगों को जोड़ के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने एक भी बाहर के नहीं दी है, ठीक है? तो ये बड़ा आसान लगेगा आपको, मौद्रिक नीति कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है? बट ये बड़ी टफ हो जाती है जब आप रटने की कोशिश करते हो, जो कि आगे और टफ हो जाएगी, ठीक है? तो मौद्रिक नीति आपको समझ में आई? कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ऐसी नीति जिसके माध्यम से बाजार में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहे हैं, या साम्यावस्था में बना के ला रहे हैं, या फिर अधिक मुद्रा की पूर्ति को कम कर सकते हैं, कम मुद्रा की पूर्ति को अधिक कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप समझ में आ गया, आप परिभाषा कैसे भी मोल्ड कर लीजिए, ठीक है? और एक नीचे लाइन लिख देना है कि मौद्रिक नीति समिति जो है इसका निर्माण करती है मौद्रिक नीति का, बस। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है? अब आती है कि भाई ये जो काम कर रहे हैं, युद्ध तो करने के लिए भेज दिया है, युद्ध में हमको करना क्या है कि भाई मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना है, अस्त्र भी तो देना पड़ेगा कुछ, बिना अस्त्र के युद्ध थोड़ी लड़ा जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां पर मौद्रिक नीति हमने समझी, अब मौद्रिक नीति के अस्त्र समझेंगे। यहां पर हिंदी में इसको साधन लिख दिया, इसको ना अस्त्र बोलते हैं भाई, ठीक है? लिटरली अस्त्र ही बोलते हैं, इंग्लिश में तो इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं, हिंदी बुक्स में इसको अस्त्र लिखा हुआ है या हमने हिंदी किया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी के सारे टर्म आपको पता है, एडम स्मिथ ने दिए हैं, कार्ल मार्क्स टाइप के लोगों ने दिए, तो ये इंग्लिश या फ्रेंच में थे, बट इसको अब हिंदी में हम लोग करते जा रहे हैं, तो आपको पता मैक्सिमम तो इसे इंग्लिश में रहने दिए हमने, और जो किया है उसका भी पूरा सत्यानाश ही कर दिया, ठीक है? हमने इकोनॉमिक सर्वे से हिंदी लेते हैं जो भी अर्थव्यवस्था की है, ठीक है? तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे या मौद्रिक नीति के अस्त्र देखेंगे। यहाँ 2 प्रकार के अस्त्र हम लोग पढ़ेंगे बेटा। हमारे एग्जाम में आज तक जो आए हुए हैं वो एक ही प्रकार के आए हुए हैं, परंतु दूसरे भी थोड़े से है 2-3, उसको भी देख लेंगे, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मात्रात्मक अस्त्र, ठीक है? या फिर इसको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है? और दूसरे देखेंगे हम लोग गुणात्मक अस्त्र, गुणात्मक अस्त्र, ठीक है? इसको हम लोग क्वालिटेटिव कहते हैं। अभी बात करते हैं मात्रात्मक अस्त्रों के बारे में, एक एक करके बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं और यहीं पर जो है दिमाग चकरा जाता है कि सर याद कैसे रखे इतने सारे। तो रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, MSFS, CRR है, SLR है, इतनी सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी। एक एक करके शुरुआत करेंगे, आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, जब जो पढ़ेंगे उसी के ऊपर फोकस रखना है अपन को, ठीक है? सबसे पहले मात्रात्मक अस्त्रों में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे LAF, इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। नाम भी इसका तरलता समायोजन क्यों सुविधा है ये भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम यही क्यों रखा। बोलते हैं ना कि नाम के पीछे काफी ज्यादा चीजें होती है, जैसा नाम वैसा काम हो जाता है, अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है? बताऊंगा कैसे। इसके अंदर ही 2 अस्त्र हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बुक्स में आपको जनरली ये मिलता नहीं है, जो आपके नोट्स वगैरह होंगे उसमें तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर रेपो दर पढ़ेंगे, वहां सीधा लिखा रहता है रेपो रेट पहला, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट। हिंदी में भाई बता दूं इसका यही है, रेपो को रेपो ही बोलते हैं, रिवर्स रेपो को रिवर्स रेपो ही बोलते हैं, ठीक है? तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसका मैंने आपको बता दिया, तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दूसरा हम लोग जो देखेंगे या फिर तीसरा वो देखेंगे बैंक दर,
बैंक रेट हम लोग यहां देखेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहां पर देखेंगे MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा क्या होता है देखेंगे एक एक करके, चिंता की बात नहीं, बस आप देखिए अभी कि क्या क्या देखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीजें पढ़ी तो होगी ही आपने लगभग, है ना, मैं यहां मान के चल रहा हूं। नगद कोष अनुपात या नगद आरक्षित अनुपात इसको हिंदी में कहते हो। और लास्ट जो हम लोग देखेंगे, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो MSF है 2011 में ऐड किया था हमारे RBI ने, पहले नहीं था, ठीक है। और लास्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की प्रक्रिया। ये हमारा मोटा मोटा खाका रहने वाला है, ठीक है। और हमारे गुणात्मक अस्त्रों में जो हमारा खाका रहेगा वो 3 देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है, क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है। दूसरा हम लोग जो यहां पर देखेंगे वो देखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन निर्धारण इसको कहते हैं, इसको क्रेडिट की राशनिंग कह देते हैं हिंदी में, मार्जिन रिक्वायरमेंट को मार्जिन निर्धारण कह देते हैं। और लास्ट जो हम लोग देखेंगे यहां पर वो देखेंगे मॉरल सुएशन, हिंदी में कहते हैं नैतिक दबाव, मॉरल सुएशन, ठीक है, ये यहां पर देखेंगे हम लोग। ये पूरा का पूरा हमारा खाका रहने वाला है, ठीक है। इसको 2 क्लास लगने वाली है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 चीजें तो पढ़ ले, एक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, मौद्रिक नीति क्या होती है, कौन बनाता है, क्यों बना रहा है, उससे हम लोगों ने क्यों बना रहा है से ही डेफिनेशन बना ली पूरी की पूरी कि भाई साहब मुद्रा की पूर्ति अनियंत्रित हो जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए बना रहा होता है, ठीक है। अब जो बनाता है वो इन अस्त्रों के माध्यम से बना रहा होता है, या इन अस्त्रों के माध्यम से ही सारी चीजें नियंत्रित हो रही होती है। कैसे हो रही होती है तो एक एक करके अब सारे अस्त्र देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव या फिर मात्रात्मक अस्त्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये साधन लिखा होगा इसको हटा दीजिएगा यार, है ना, साधन यहां भी लिखा है शायद, ये अस्त्र कर लीजिएगा, है ना, अस्त्र कर लीजिएगा, ठीक। आ जाते हैं यहाँ पर, अब करने का क्या है उसमें, तो ये हेडिंग है इसमें, आ जाते हैं रेपो रेट, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर रेपो रेट या रेपो दर के बारे में बात करते हैं, समझिएगा, बड़ा ही आसान है। लूसेंट की परिभाषा पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो मैं जानना चाह रहा हूँ, रेपो दर क्या होती है। जब बैंक, रिजर्व बैंक जो बैंकों को फंड देता है, हाँ, और कोई, चलिए सही बोल रहा है। वैसे फंड की जगह एक शब्द यूज करना चाहूंगा, ऋण तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, समझिएगा। रेपो दर कुछ नहीं होती बेटा, एक ऐसी दर जिस पर, हमारा बोर्ड भी चकरा रहा है, ठीक है, एक ऐसी दर जिस पर आपका RBI जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऋण प्रदान करता है किसको, वाणिज्यिक बैंकों को। ये जो बैंक होते हैं इसको वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं जनरली, है ना, कमर्शियल बैंक्स को। उस दर को ही क्या कहते हैं बेटा हम लोग, रेपो दर। परिभाषा याद होना चाहिए आपको, क्योंकि परिभाषा के बगैर आप इसके प्रभाव नहीं देख पाएंगे। और एग्जाम में मेंस में जो है परिभाषा से ज्यादा प्रभाव पे आपको फोकस करना पड़ेगा। नंबर जो है परिभाषा तो हर कोई लिख के आ जाएगा, ठीक है, परंतु हमको प्रभाव देखना है, तो परिभाषा याद होगी तभी प्रभाव करेंगे, ठीक है। बंदे का नाम ही याद नहीं, उसके घर पे कैसे चले जाएंगे, बंदे का नाम ही नहीं पता तो पूछेंगे कैसे कि भाई ये XYZ चिंटू का घर का है ना। तो यहां पर RBI जिस दर पर बैंकों को क्या प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं, रेपो रेट। यहां तक क्लियर है क्या, बहुत ही आसान सी चीज है। मतलब सिंपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई RBI क्या करता है, 100 रुपए का ऋण देता है, कितने प्रतिशत पर, 10% पर, तो ये जो 10% है यही क्या है, रेपो दर। सिंपल चीज है। तो आप मेरे को बताइए कि RBI ने बैंकों को 10% की दर से लोन दिया, तो बैंकों को साधारण ब्याज अगर 10% के हिसाब से दिया तो बैंकों को 1 वर्ष में कितना वापस करना पड़ेगा, 110 रुपए। सिंपल चीज है। हम इतना आसान इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि मैथ्स की क्लास में ना होके इकोनॉमी में है, ताकि समझ में आ जाए, है ना। पर यहां पर हमारा औचित्य भी जो है सिद्ध हो जाए, ठीक है। मतलब एक ऐसी दर जिस पर RBI किसको लोन दे रहा है बेटा, बैंकों को, क्या कहलाती है, रेपो दर। और हमने एग्जांपल ले लिया कि भाई 100 रुपए लोन दे रहा था 10% के हिसाब से, तो RBI को रिटर्न कितने करेंगे बैंक, 110 रुपए। यहां तक क्लियर है क्या। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि भाई रेपो दर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा और रेपो दर को घटा देंगे तो क्या होगा। क्योंकि हमारा औचित्य क्या है कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना है। पूर्ति को क्यों नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि उसके कम होने से कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने आपको जो ज्यादा होने से प्रॉब्लम बताई थी, प्राइस बढ़ जा रहे थे, उसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं, समझ पा रहे, उसी को तो मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उसको नियंत्रित करना है भाई। नियंत्रित करने के लिए रेपो दर को कम या ज्यादा करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। यहां पर रेपो दर को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं।
सॉरी ज्यादा कर लेते पहले, फिर कम कर लेंगे। रेपो रेट को इस बार क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहा है। रेपो रेट को ज्यादा करने से मेरा मतलब क्या है बेटा, कि आरबीआई जिस दर पर किसको दे रहा है, बैंकों को ऋण दे रहा है, उसी को बढ़ाना है। सिंपल चीज है, परिभाषा फिर से नहीं भूलना है। रेपो रेट एक ऐसी रेट होती है जिस पर आरबीआई क्या करता है, लोन देता है, किसको, कॉमर्शियल बैंकों को। क्लियर है क्या? सर ने क्या बोला है कि रेपो रेट को बढ़ा के कितना कर दिया जाए, लेट से 10% थी, बढ़ा के 30% कर दिया जाए। भाई 30% जैसे ही बढ़ाया तो पहले 110 रुपए वापस करना पड़ता था बैंकों को, अभी कितने रुपए करना पड़ेगा, 130। आप सिंपल सी चीज एक चीज बताइए कि भाई मैं हूं आरबीआई, आप है बैंक, और मैं आपको ऋण दे रहा था पहले 10% के हिसाब से, और अभी मैंने बोला कि भैया आप 10% से मेरे को पूर्ण नहीं रहा है ना, मेरे लिए जो है चल रहा है कि नहीं है, हाँ मेरे लिए जो है 10% के हिसाब से नहीं पड़ रहा मेरे को सही तरीके से, मैंने बोला कि अब 30% लूंगा, तो एज अ बैंक आप लोगों के दिमाग में क्या चलेगा, लोन महंगे हो गए या सस्ते हो गए, महंगे हो गए। सिंपल चीज है, आपको पहले 110 वापस करना पड़ता था, आप कितने करना पड़ रहा है, 130। आपको पता है बैंक के ऋण लेने का उद्देश्य क्या होता है, बैंक अपने पास थोड़ी रखता है, ये बैंक तो दूसरों को देता है। तो भाई मैं पहले 10 रुपए के हिसाब से ले रहा, 10% के हिसाब से ले रहा था, सामने वाले से 15 ले लेता, 5% का मेरा फायदा। अब मैं 10% की जगह 30% से लूंगा तो सामने वाले से कितने लेना पड़ेगा, 35। सामने वाला लेगा मेरे से लोन, लेगा ही नहीं, तो भाई मैं ही क्यों लूं इतने लोन। मतलब जैसे ही आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करता है तो बैंकों के लिए लोन सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं, महंगे होते हैं। और महंगी चीज ज्यादा ली जाती है कम ली जाती है, आप बताइए, कम। मतलब आरबीआई ने जैसे ही रेपो दर में वृद्धि की तो बैंकों के ऋण लेना बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक के क्लियर है क्या, फिर से समझिएगा। रेपो दर एक ऐसी दर होती है जिस पर आरबीआई किसको ऋण देता है, वाणिज्यिक बैंकों को। उसी दर को हम लोग क्या कर दे रहे, इस बार बढ़ा दे रहे। जैसे दर को बढ़ाया तो यहां पर क्या हो गया है, जो बैंक है उसके लिए लोन भी क्या हो गए, महंगे हो गए। और महंगे लोन, रेपो दर को बढ़ाने से महंगे लोन बैंक ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, कम लेंगे। मतलब बैंक्स के लोन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ पा रहे क्या? अब आप एक चीज बताइए, पहले आरबीआई 10% के हिसाब से देता था, बैंक ने 100 रुपए लिए थे, अब महंगे लोन है, अब इस 100 को 100 करोड़ कर दीजिए, क्योंकि बैंक इतने लेता है, ठीक है। तो यहां पर पहले 100 करोड़ लेता था, मार्केट में भी 100 करोड़ देता होगा। अभी यहां जैसे ही महंगे हुए तो 100 करोड़ तो लेने से रहा, लेट से 50 करोड़ लिए। इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया कि बैंकों के पास मार्केट में पहले देने के लिए 100 करोड़ थे और अभी देने के लिए कितने बचे, ओनली 50 करोड़। मतलब पहले की तुलना में बाजार में जो मुद्रा है वो कम जा रही है या ज्यादा जा रही है बेटा, कम जा रही है। और आपको पता है बाजार यानी हमारे जैसे लोग, अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो आपको पता है वही हमारा उद्देश्य था। समझ पा रहेगा इस चीज को? तो यहां पर क्या हो जाता है कि जैसे ही आरबीआई ने रेपो दर में वृद्धि की, बैंक ने लोन लेना कम कर दिया, क्योंकि महंगे होगा। बैंक ने लोन लेना कम कर दिया तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति या मनी सप्लाई क्या हो गई। अब आरबीआई क्यों बढ़ा रहा होगा रेपो रेट, तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, यही कि कहीं ना कहीं आरबीआई को लग रहा है कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है। आपको पता है अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको साम्य अवस्था में लाना होता है। फिर से आ जाइए यहां पर, ठीक है, ज्यादा हो जाती है तो उसको साम्य अवस्था में लाना होता है, ठीक है। हाँ, ये हो गई ज्यादा, साम्य अवस्था में लाना पड़ेगा। तो साम्य अवस्था में लाने के लिए आरबीआई ने क्या कर दिया, रेपो दर को बढ़ा दिया। रेपो दर को जैसे ही बढ़ाया बाजार में मुद्रा की पूर्ति क्या हो गई, कम हो गई। समझ पा रहे, ठीक है। और कम होके वापस से इक्विलिब्रियम पे आ गई। चलिए, एक चीज हम लोगों ने देख लिया, अब दूसरी चीज पे चलते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर बात करें थे हम लोग किसके बारे में, रेपो दर के बारे में, ठीक है। ये समझ में आया रेपो दर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब आ जाते हैं, रेपो दर को इस बार क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। कम कर दिया भाई, पहले 30% के हिसाब से दे रहे थे या फिर 10%, इस बार कर देते हैं 2%। 10% के हिसाब से 110 देना पड़ा था, अब कितने देना पड़ेगा, ओनली 2। आप खुद समझिए, एक व्यक्ति है जो कि पहले 10% ब्याज दे रहा था, मतलब 10 रुपए ब्याज दे पा रहा था, इस बार 2 ही रुपए देना है, तो 5 गुना लोन ज्यादा नहीं ले लेगा। 2 ही रुपए तो देना है, 10 रुपए टोटल है उसके पास, तो बोले 5 गुना ज्यादा ले लेता हूं। पहले 100 करोड़ का ऋण लेता था, इस बार 500 करोड़ का लेगा। मतलब जैसे ही आरबीआई ने रेपो दर में कमी की, बैंकों के लिए ऋण क्या हो गए, सस्ते हो गए। और सस्ती चीजें बैंक क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो मतलब रेपो दर में कमी के बाद ही बैंक्स के लोन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और बैंक ने जैसे लोन ज्यादा लिया, अपने पास तो रखने के लिए लिए नहीं, कहां देंगे, बाजार में, मार्केट में देंगे, अर्थव्यवस्था में देंगे। और जैसे ही अर्थव्यवस्था में ऋण ज्यादा दिए जाएंगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। समझ पा रहे क्या यहाँ पर आप इस चीज को? तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे ये बढ़ रही है और घट रही है समझ रहे हैं क्या? मनी सप्लाई को ही क्या कर देते हैं? लिक्विडिटी या तरलता। समझ पा रहे क्या? अब एक चीज बताइए आप, क्या मैं रेपो दर के माध्यम से तरलता को अपनी मर्जी के अनुसार बढ़ा या घटा सकता हूं क्या? और क्या यही मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं था? यही था। तो आप समझ पा रहे हैं कि युद्ध में गए अस्त्र को लेके, अस्त्र ही तो है, तो अस्त्र का उपयोग कैसे करना है कि भाई सामने एकदम आ गया है तो हमारे पास शॉर्ट गन रखी हुई है, और दूर है तो हमको कौन सी वो जो 6x लगाते हैं, है ना, AWM, ये पबजी वाले समझ पा रहे होगे, मतलब उसको कहते हैं, उस टाइप की गन को क्या कहते हैं यार, क्या क्या, हाँ स्नाइपर। अगर दूर में कोई व्यक्ति है तो स्नाइपर से मारना है, और पास में है तो शॉटगन मारना है। तो यहां पर अगर मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा हो गई होगी तो कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए रेपो दर को बढ़ा देंगे, और मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा कम हो गई होगी तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए रेपो दर को कम कर देंगे। अब यहां आप बोलोगे क्या सर रट ले क्या इसको, रेपो दर को बढ़ा के मनी सप्लाई कम हो जाती है, रेपो दर को घटा के मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्या रट ले इसको? भाई जब मैंने समझा दिया तो रटने की जरूरत पड़ रही है क्या? मैं बता रहा हूं, एक रट लोगे भाई रेपो दर के बाद रिवर्स रेपो भी रटना पड़ेगा, बैंक रेट रटना पड़ेगा, SLR CLR, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? कितनी सारी चीज रटोगे, ठीक है? तो यहाँ पर रटने की कोई बात ही नहीं है, सारी चीज बहुत बड़ी आसान तो है, देखने से टफ लगती है, इसमें शब्द थोड़े टफ यूज होते हैं। अभी जब मैं यहाँ पर शब्द आप लोगों को बताऊंगा ना, ठीक है, तो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, पर अब ये इजी समझ लिया तो टफ लगता नहीं है। फिर समझ पा रहे? तो शुरू से ही वो टफ शब्दों का उपयोग बुक में किया जाता है, और हम लोग बुक पढ़ते हैं, हमको लगता है इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट हो गया है यार, ठीक है, पर ऐसा है नहीं बेटा। तो समझ पा रहे हैं आप रेपो दर क्या है, रेपो दर को बढ़ाने से क्या प्रभाव हो रहा है, घटाने से क्या प्रभाव हो रहा है, ठीक है? अब समझिए आप एक चीज, यहां पर जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो है LAF। रेपो दर को बढ़ाने से क्या मैं मुद्रा की पूर्ति कम या ज्यादा कर रहा हूं? रेपो दर को घटाने से कम या ज्यादा कर पा रहा हूं क्या? मतलब रेपो दर के कम या ज्यादा से तरलता कम या ज्यादा हो पा रही है क्या? हो पा रही है, मतलब तरलता को एडजस्ट कर पा रहा हूं क्या मैं? कम या ज्यादा करना मतलब एडजस्ट ही करना होता है, ठीक है? मतलब रेपो दर मुझे एक ऐसी सुविधा देती है क्या जिसके माध्यम से मैं तरलता को समायोजित कर पा रहा हूं, इसीलिए तो इसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करने वाली फैसिलिटी, LAF, तरलता समायोजन सुविधा। क्या ये तरलता को समायोजित करने वाली सुविधा है? इसीलिए इसका नाम LAF रखा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रखा है। तो ये नाम भी रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। समझ पा रहे क्या आप इस चीज को? रेपो रेट समझे आप? कोई दिक्कत यहां रख के परेशानी? चलिए तो आ जाते हैं, बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में, ठीक है? परंतु उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्चुअल में ऐसे सामान्य शब्दों में बुक्स में नहीं लिखा रहता तो क्या लिखा रहता है, समझिएगा। यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ती है तो बैंक लोन कम लेते हैं, बैंक लोन कम लेते हैं तो बैंक में मार्केट में भी कम देते हैं, मार्केट में कम देते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। मनी सप्लाई या लिक्विडिटी तो एकदम ऑफिशियल वर्ड हमने देख ही लिया था, परंतु ये जो बैंक लोन कम या ज्यादा ऐसे नहीं बोलते, वहां पर यह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं साख सृजन क्षमता, क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटी, ठीक है? बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है घट जाती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या नया चीज है? नया नहीं है, ये समझ चुके हैं आप लोग, ये बस शब्द को समझना बाकी है। साख समझिए आप, आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति की साख बहुत है यार बाजार में, या क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति की बाजार में या फिर एक मोहल्ले में एक अंकल होते हैं जिनकी सब लोग सब बातें मानते हैं, उनकी साख बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? दो तीन तरीके हैं, या तो बहुत ज्यादा अमीर है वो, ठीक है, तो इस वजह से आर्थिक मामलों में सबको सलाह देते हैं, सब उनकी मानते हैं, इस वजह से साख है। या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार है तो उस मामले में उनकी साख ज्यादा है, ठीक है? तो एक अंकल हमारे जो मोहल्ले वाले हैं उनकी साख तय करने के अलग अलग पैमाने मैंने आपको बताए। आपको क्या लगता है एक अच्छे स्टूडेंट की साख कब अच्छी मानी जाएगी? एक स्टूडेंट की साख कब अच्छी मानी जाएगी? जब वो पढ़ाई सबसे अच्छी करे और रिजल्ट सबसे अच्छा लाए। एक अच्छे टीचर की साख कब अच्छी मानी जाएगी? जब वो जो समझा रहा है वो समझ में आ जाए। समझ पा रहा है इस चीज को? तो सबकी साख को तय करने के पैमाने अलग अलग है क्या? क्रेडिबिलिटी। आपको क्या लगता है एक अच्छे बैंक की साख कब अच्छी मानी जाएगी? जब वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाए। समझ पा रहा है इस चीज को? जो जितना बड़ा बैंक होगा उतना ज्यादा लोन दे पाएगा। समझ पा रहा है इस चीज को? जैसे आपने सुना होगा आरबीआई ने बोले सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक 3 है, एक एसबीआई जो कि सबसे बड़ा बैंक है, दूसरा आईसीआईसीआई और तीसरा एचडीएफसी, मतलब 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मतलब इतने बड़े हैं, बोले टू बिग टू फेल बोला जाता है इनको, मतलब इतने बड़े कि फेल ही नहीं हो सकते। हालांकि ऐसा ये सब बोलने की बात है, अमेरिका में भी हो गए थे फेल, 2007-8 की जो मंदी आई थी सब फेल हो गए थे, लेमैन ब्रदर्स करके बैंक था सब फेल हो गया।
तो वो बात अलग है। पर यहां पर अगर आप बात करें तो बैंकों की साख कब ज्यादा मानी जाएगी, जब वो ज्यादा लोन दे सकता है। बैंकों में क्या बात चलती होगी, अगर बैंक दो लड़के होते या लड़कियां होती तो बोले यार देखो तुमने कितने रुपए का लोन दिया आज, बोले 10, मैंने 15 रुपए का दिया। यही हो रहा होता उनके बीच में बात। हमारे बीच में क्या बात होती कि तेरे टेस्ट पे कितने नंबर आया यार, बोले मेरे 100 में से 80 आया, बोले मेरे 82 आया, 2 नंबर एक्स्ट्रा। तो साख आपकी बड़ी नहीं बढ़ी उस 2 नंबर से। ऐसे बैंकों की साख सृजन क्षमता कहते हैं इसको। सृजन क्यों, लोन दे रहे हैं मतलब सृजित कर रहे होते हैं, समझ पा रहे हैं। तो आप अब फिर से बताइए मेरे को, जब आरबीआई, रेपो रेट कौन सी रेट होती है जिस पर आरबीआई लोन देता है, कॉमर्शियल बैंकों को। देखो एक परिभाषा अगर नहीं आएंगी ना तो ये तो जस्ट छोड़ ही दो फिर, ठीक है। पर परिभाषा बहुत आसान है यार, कोई टफ है क्या। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ऋण देता है वही दर क्या कहलाती है, रेपो रेट, ठीक है। तो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ऋण दे रहा है वो दर हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिया। जैसे दर बढ़ाई हम लोगों ने 10 से 30%, बैंकों के लिए ऋण क्या हो गए, महंगे हो गए। जब ऋण महंगे हुए तो बैंकों ने आरबीआई से ऋण कम लिए तो बाजार में कम दिए। आप बताइए बाजार में ऋण कम देने का अर्थ साख सृजन क्षमता का बढ़ना होता है या कम होना होता है, कम होना होता है। तो हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि बैंकों का जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई, बैंकों ने लोन कम लिए और बाजार में भी चूंकि अब कम देंगे, इसीलिए बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, या क्रेडिट क्रिएशन या साख सृजन क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है। और वही जैसे ही रेपो रेट कम की तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, साख सृजन क्षमता बढ़ गई। अब आप समझे कि क्यों टफ लगता है ये। बुक में अगर पहली बार में ये लिखा रहता कि भाई रेपो दर में वृद्धि करने पर, वैसे तो इतना भी आसान नहीं लिखते, थोड़ा और टफ बना देते हैं बुक वाले। रेपो दर में वृद्धि करने पर बाजार में बैंकों की साख सृजन क्षमता में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, सॉरी कमी हो जाती है, जिसके माध्यम से बाजार में तरलता में कमी हो जाती है। अब तरलता तो आती नहीं हमको पहले से, क्योंकि ये सामान्य शब्द भाई मुद्रा बोल दो ना यार, तुम तरलता बोल देते, साख सृजन क्षमता डाल दिया आपने, तो इस वजह से समझ नहीं आता। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, हवा है, ठीक है। क्लियर है क्या, रेपो दर आपको समझ में आई है क्या। शॉर्ट में आप ये सिर्फ नोट कर सकते हो, इससे अलावा कुछ भी नहीं इसमें नोट करने लायक। रेपो दर में वृद्धि हुई, क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, साख सृजन क्षमता हिंदी में कम हो गया, और मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति या तरलता क्या हो गई है, कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो दर पे आते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो दर पे आते हैं हम लोग जल्दी से, और रिवर्स रेपो दर को आज ही खत्म करना है अपन को, ठीक है। रेपो दर हो गई हमारी, रिवर्स रेपो रेट। देखिए नाम में ही क्या लगा है, रिवर्स। वहां रेपो था, यहां रिवर्स रेपो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ उल्टा बोल रहा है भाई। रेपो दर कौन सी दर होती थी जिस पर आरबीआई किसको लोन देता था, यहां जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाएगा बेटा, एक ऐसी रेट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स किसको लोन देंगे, आरबीआई को। सेम, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जस्ट उल्टा है तो क्या इसके प्रभाव भी उल्टे ही होंगे। जैसे प्रभाव से मेरा मतलब है कि रेपो रेट को बढ़ाने से बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो रही थी, ऐसे ही रेपो रेट को कम करने से बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही थी। तो क्या रिवर्स रेपो में जस्ट इसका अपोजिट होगा, नाम में अपोजिट है, परिभाषा में अपोजिट है, ठीक है। चलिए आप लोग सबके सब क्या बोल रहे हैं, नहीं होगा अपोजिट, मतलब सेम रहेगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, रिवर्स होगा, प्रभाव सेम रहेंगे, ठीक है। और बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं, चेंज हो गया प्रभाव, ठीक है। नाम में ही क्या है, रिवर्स है, परिभाषा में भी क्या है, रिवर्स है, मतलब एक ऐसी रेट जिस पर वाणिज्यिक बैंक किसको लोन दे रहे हैं, आरबीआई को। चलिए भाई चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते, चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है। यहां पर चेक ऐसे कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ाएंगे कैसे, तो वही वाला एग्जांपल लेते हैं भाई, पहले 100 रुपए। अच्छा आपके दिमाग में एक और चीज आना चाहिए कि सर बैंक आरबीआई को दे ही क्यों रहे लोन, आरबीआई को क्या जरूरत है लोन की। यहां देखिए आरबीआई ले नहीं रहा है बेटा, आरबीआई को जरूरत नहीं होती। आरबीआई ने बोल के रखा है कि भाई साहब देखो ऐसा है, मार्केट में 100 रुपए देने जा रहा है, मान लो कि मार्केट में 99 रुपए लिए, 1 रुपए बच गए, तो बोले कोई नहीं लेगा तो मुझे दे देना, मैं लोन का ब्याज भी दे दूंगा, ऐसा है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, मतलब यही चीज हो जाती है कि आपने जो है कोई भी शॉप लगाई और जब कोई नहीं खरीद रहा तो घर वाले ने बोला कि चलो हम ही खरीद लेते हैं पहली बार शुरुआत में। इसी टाइप का है कि आरबीआई जो है माए बाप टाइप का है, बैंकों का बैंक है आरबीआई। तो जब कोई इसी से लोन नहीं ले रहा होता तो आरबीआई ने बोला कि चलो मुझे दे दो, मैं ब्याज भी दूंगा। एक्चुअल में आरबीआई ये सरकार के लिए लोन लेता है, समझ पा रहा है इस चीज को। तो यहाँ बैंक दे रहे होते आरबीआई को, आरबीआई ले नहीं रहे होता, समझ पा रहे हैं। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट आप लोगों के सामने वर्ड रिपीट होगा, बैंक दे रहे होते हैं लोन, आरबीआई ले नहीं रहा होता है, ठीक है। सिंपल चीज है, 100 रुपए का लोन है, 10% के हिसाब से आरबीआई जो है ले रहा है। कितने रुपए वापस देने पड़ेगा आरबीआई को, 110। आरबीआई ने
रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया 30%। कितने रिटर्न करने होंगे, 130 रुपए। समझ पा रहे क्या यहां तक के, ठीक है। आपको पता है अभी देखा हम लोगों ने कि जब रेपो रेट को बढ़ा रहे थे वैसे ही यार रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं। आरबीआई के लिए लोन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, महंगे हो जाएंगे। जैसे ही लोन महंगे होंगे तो आरबीआई लोन क्या करेगा, क्या करेगा, कम लेगा। और आरबीआई लोन कम लेगा मतलब बैंक के पास पहले 100 रुपए थे, मार्केट में दे रहा था 90 रुपए, आरबीआई को दे रहा था 10 रुपए। अभी आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया है। बढ़ा देने से क्या हुआ, आरबीआई ने लोन लेना कम कर दिया है। मतलब आरबीआई अब 2 रुपए ले रहा है, मार्केट में कितने जा रहे हैं, तो मार्केट में पहले की तुलना में लोन ज्यादा जा रहे हैं। लग रहा है क्या, मनी सप्लाई क्या हो जाना चाहिए, मार्केट में बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर समझिए यहीं पर खेल हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है। देखिए रेपो रेट में वृद्धि कर रहे थे क्योंकि यहां बैंक लोन ले रहा है तो महंगे लोन हो रहे हैं। महंगे लोन लेने से क्रेडिट क्रिएशन कम होगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। यहां जस्ट अपोजिट देखा हम लोगों ने कि भाई रिवर्स रेपो रेट बढ़ेंगी, आरबीआई लोन कम लेगा क्योंकि महंगे हो रहे हैं आरबीआई के लिए, और यहां मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी क्योंकि अब आरबीआई को नहीं देगा तो बाजार में देना पड़ेगा। एक्चुअल में फिर से समझिएगा मैंने क्या बोला था कि आरबीआई लोन ले नहीं रहा है, बैंक लोन दे रहे हैं। आप एक चीज बताइए, दोनों अलग अलग कंडीशन है। आप बोलोगे सर बात तो बराबर ही है, बैंक लोन दे या आरबीआई लोन ले, जाना तो आरबीआई के पास ही है। भाई दोनों में अंतर है बहुत ज्यादा। अंतर कैसा है, मैं आपको लोन दे रहा हूं, या लेट से आपका एग्जांपल लेते हैं ना, आप बैंक हो, आप एक बार लोन क्या कर रहे हो, ले रहे हो, मैं आरबीआई हूं, मैं 10% पे दे रहा हूं तब ज्यादा लोगे आप लोन, या 30% पे दे रहा हूं तब ज्यादा लोगे, 10% पे लोगे, ठीक है। अब दोनों कंडीशन विपरीत कर देते हैं। इस बार आप लोन मेरे को दे रहे हो, आप 10% पे ज्यादा लोन लोगे या 30% पे, समझे आप अंतर, समझे। और मैं मेरी बात कर लेता हूं, मैं आरबीआई हूं, अगर मुझे लोन लेने का ऑप्शन होता तो मैं 10 पे ज्यादा लेता या फिर 30 पे लेता, 10 पे लेता। परंतु अभी मेरे पास ऑप्शन है क्या, मैंने आपको बताया आरबीआई लोन ले रहा है क्या, नहीं, बैंक लोन दे रहे हैं। देने वाले के पास ऑप्शन है कि वो 10% पे दे या 30%। तो जब देने वाले के पास ऑप्शन होगा तो किस पे देगा, 30% पे ज्यादा देगा। तो मतलब यहां हम लोगों ने देखा कि 30% पे लोन आरबीआई को कम जाएंगे क्या, बैंक लोन क्या करेगी, ज्यादा देगी, क्योंकि आपको पता है बैंक ने देखा आरबीआई को लोन देने में प्रॉफिट हो रहा है। यही दिमाग में खेल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। यहां पर सब कुछ अपोजिट ही है लगभग लगभग, तो सोचना आपको नजरिया चेंज कर देना है, ठीक है। तो वो हो जाता है ना कि एक व्यक्ति जो है वो अपने मित्र को लेने के लिए एक शराब की दुकान में चला गया और दूसरे व्यक्ति ने दूर से देख लिया कि यार ये व्यक्ति शराब की दुकान के अंदर जा रहा है। वही उसका दोस्त बाहर उसको गाड़ी से लेने आया था, उसको पता है वो किस लिए आया है। तो दोनों के नजरिए में, दोनों ने देखी सेम चीजें पर नजरिया अलग अलग हो गया। एक व्यक्ति को लग गया कि भाई ये तो दारू पीता है, दूसरे को बता दिया कि यार वो तो बड़ा बोलता है नहीं पीता है, परंतु मैंने तो उसको देखा जाते। समझ पा रहे हैं आप, सेम चीज के कैसे दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो यहां पर रिवर्स रेपो रेट में जैसी वृद्धि की जाएगी तो एक्चुअल में आरबीआई जो है लोन कम नहीं लेगा, या फिर बैंक आरबीआई को लोन कम नहीं देंगे, क्या करेंगे, ज्यादा लोन दे देंगे। और जब बैंक आरबीआई को ज्यादा लोन देंगे तो पहले 100 रुपए थे टोटल बैंक के पास में, 90 रुपए मार्केट में देता था, आरबीआई को 10 देता था, तो आरबीआई को इस बार 20 नहीं देगा क्या, तो मार्केट में ओनली कितने जाएंगे, 80। मतलब बाजार में पहले की तुलना में पैसे कम जा रहे हैं, मतलब बाजार में मुद्रा की पूर्ति भी क्या हो रही है, कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी, कम क्यों हो रही है, क्योंकि आरबीआई को लोन ज्यादा देने के कारण बैंकों की साख सृजन क्षमता यानी क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गई है, बढ़ गई, कम हो गई। भाई मार्केट में ज्यादा पैसा जा रहा है ना, तो कम हो गई है। समझ पा रहे हैं, क्लियर है यहां तक के, फिर से समझिएगा। आरबीआई ऐसी दर जिस पर बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं वो कौन सी दर कहलाती है, रिवर्स रेपो दर। वही दर आरबीआई ने बढ़ा दी, बढ़ाने से बैंकों को लगा कि आरबीआई को लोन देने से फायदा है, फायदा जहां है वहां पर लोन ज्यादा दिया जाएगा। जब यहां पर बैंक आरबीआई को ज्यादा लोन दे रहा है, पहले 10 दे देते अभी 20 देने लगे, मार्केट में देने के लिए पैसा कम बचेगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा, मतलब बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी। समझ पा रहे, ठीक है। जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट को इस बार क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रिवर्स रेपो रेट को जैसे ही कम करेंगे मतलब बैंकों ने देखा कि अब आरबीआई को देने से फायदा है क्या, भाई नहीं है। आरबीआई कितने परसेंट दे रहा है ब्याज, ओनली 2%। तो बोले भाई आरबीआई रन दे, तू तेरे को 20% नहीं दे रहा, हम तेरे को ओनली 2% दे रहे हैं, ठीक है। तो 98% कहा जाएगा पैसा, अब मार्केट में जाएगा। मतलब जैसे ही रिवर्स रेपो रेट कम हुई, बैंकों को समझ में आ गया आरबीआई को पैसा देने से घाटा है, तो बाजार में ज्यादा देंगे, मतलब बाजार में क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा,
ज्यादा होगा, और बाजार में जैसे ही देने के लिए पैसा ज्यादा होता है, आपको पता है पहले कितने थे 80 रुपए थे, अब कितने हैं 98%, मतलब बाजार में पैसा ज्यादा जाएगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझे आप? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब बताइए कि क्या रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का प्रभाव सेम है या अलग अलग है? देखिए भाई, नाम अलग अलग है, यही भौचक्का खा जाएंगे आप। रेपो रेट बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति, देखिए यही हम लोग बिना सोचे समझे जब भी काम करते हैं तो ऐसे ही होता है। जैसे एग्जाम में आया, सर ने बताया था रिवर्स रेपो रेट तो पूरा ही रिवर्स होता है। रेपो रेट बढ़ाने से बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती थी, यहां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमको दिमाग है, हम ये लगा सकते हैं, सोच सकते थे, पर क्या हुआ, जल्दबाजी में हम लोगों ने गलत कर दिया और इतना आसान सा क्वेश्चन गलत कर दिया। जब आपके पास दिमाग है तो रटने की क्या ही जरूरत है, इसको भी मत रटिए भाई। क्यों रटना कि रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो जाती है, मनी सप्लाई कम होती है। हम लोग तो समझ के करेंगे ना, हम लोग सीधा देख लेंगे, वहां पर इफेक्ट देखेंगे, प्रभाव देख लेंगे। समझ पा रहे हैं यहाँ तक के? आज हम लोगों ने मौद्रिक नीति शुरू कर दी है, और मौद्रिक नीति के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया है, शुरू के 2 अस्त्र देख लिए, एक रेपो दर और एक रिवर्स रेपो दर। कल हम लोग सारे के सारे खत्म कर देंगे। समझ पा रहा है इस चीज को? ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही मेन थे। मेन क्या थे, मेन तो सारे ही है, पर दोनों हम लोगों ने इतने अच्छे से समझ लिए कि इसमें बस अब पढ़ना ही है, बहुत आसान पड़ जाएगा अपन को। ठीक है, और कुछ रटने वाली चीज नहीं है, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि एक रट लोगे, 2 रट लोगे, कितने रटोगे? समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लेते हैं, वरना खत्म करते हैं।